उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कन्नौज, फतेहपुर, हमीरपुर में जैन अल्फा की क्रांति ने हैरान कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा इलाके के बुद्धेश्वर मोहन रोड की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं की बहाली को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया है। छात्रों का कहना था, हमें परीक्षा देनी है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कागजों में शिक्षक तैनात हैं। बच्चों के हाथ में लिखे पोस्टर्स में लिखा है, हमें शिक्षक दो, हमारा भविष्य मत बिगाड़ो। बात इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण को, जो उसी रूट से गुजर रहे थे, अपना काफिला रोकना पड़ा। उन्हें गाड़ियों से उतरकर बच्चों के साथ सड़क पर बैठना पड़ा और 2 घंटे तक स्कूल हॉल में बैठक करके शिक्षकों के खाली पदों पर तुरंत गेस्ट फैकल्टी लाने का आश्वासन देना पड़ा। लेकिन कहानी सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यही आवाजें आ रही हैं। कन्नौज, यहाँ भी सर्वोदय और सरकारी स्कूलों के छात्र शिक्षकों की कमी के खिलाफ लामबंद हैं। फतेहपुर में टूटी बेंचों, कीचड़ से भरे मैदान और पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने ताला जड़ दिया। वहीं हमीरपुर में जर्जर स्कूल भवनों और छत से गिरते प्लास्टर के डर से बच्चों ने क्लास का बहिष्कार कर दिया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब पंजाब के रण में भी जैन अल्फा और युवा छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रंगला पंजाब के दावे करने वाली व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर यह नया छात्र आंदोलन अब प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। यही हाल बिहार के ग्रामीण अंचलों का भी है, जहां एक तरफ बड़े शहरों में डिजिटल क्लासरूम के विज्ञापन चमकाए जाते हैं, वहीं बिहार के कस्बों और गांवों के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बदहाली और पीने के साफ पानी का न होना सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। विशेषकर छात्राओं ने अब खामोशी तोड़ दी है। वे खुद अपने फोन से वीडियो बना रही हैं, सोशल मीडिया पर टैग कर रही हैं और अधिकारियों को जवाब देने पर मजबूर कर रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड के खटीमा के ऊधम सिंह नगर में जैन अल्फा की गूंज ने सीधे शासन को हिला दिया है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के 400 से अधिक जनजातीय छात्रों ने सड़ा हुआ राशन, दूषित पानी और बदहाल शौचालयों के खिलाफ 3 दिनों का उग्र धरना दिया। मामला इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेकर प्रधानाचार्य को तुरंत पद से हटाना पड़ा है। लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। तो आपकी क्या मांग है? ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। साल 2010 से 2024 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया है। ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी मानी जा रही है जिसका जन्म पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक दौर में हुआ है। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से जेन जी के साथ साथ जैन अल्फा को भी भारत के भविष्य की जबरदस्त ताकत बताया है। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। अगर भारतीय आबादी के लिहाज से देखें तो जैन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है। देश में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संख्या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27% हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है।
आंकड़े बताते हैं कि 0 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों की बदौलत भारत लंबे समय तक सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010-2011 में हुआ था, वे साल 2028-2029 तक 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। वहीं 2024 में पैदा हुए सबसे छोटे बच्चे साल 2042 में जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह 2035 के बाद के चुनाव में इस पीढ़ी की सबसे बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। जेन ज़ी और जेन अल्फा पर राजनीति करने वाले भी आड़े हाथ लिए जा रहे हैं। ये वीडियो आप नेता संजय सिंह और एक बच्चे अर्श का है, जिसमें बच्चा अर्श संजय सिंह को आरएसएस के मुद्दे पर ऐसा जवाब देता है कि संजय सिंह भी सकते में आ जाते हैं। आपको जहाँ से शिक्षा मिली है वो तो आरएसएस वाले दिए हैं आपको। आरएसएस का स्कूल था वो। आरएसएस के स्कूल में तो पढ़ने में क्या दिक्कत है? आरएसएस का स्कूल नहीं है वो। लेकिन अगर जहाँ तक सर उसमें मुस्लिम बच्चे भी मेरे साथ पढ़ते थे शिशु मंदिर में। शिशु मंदिर में। हाँ। कुल मिलाकर भारत में जेन ज़ी क्रांति के साथ साथ जेन अल्फा की क्रांति भी तेज हो चुकी है और ताकत को सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया है। जब से संसद का सत्र खत्म हुआ है तब से सबका फोकस यूपी पर है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में ही होनी है। करीब 6 महीने में ही चुनाव हो सकते हैं। यूपी में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, जो अखिलेश और राहुल के मुस्लिम वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन वालों का गेम बिगाड़ने के बाद ओवैसी की यूपी में एंट्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए आप देखिए कि राम मंदिर पर सियासत करते करते समाजवादी पार्टी को ओवैसी को देखते ही मुस्लिम वोट बैंक की याद आने लगी। समाजवादी पार्टी ने आजम खान का नाम फिर से लेना शुरू कर दिया है। शिवपाल यादव तो उन्हें पहले ही यूपी का अगला गृह मंत्री घोषित कर रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं।